अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब हमारी तरह आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आपका जो पूरा दिन तो हमारी वजह से भी और हमारे जो कह लें कि टॉपिक्स होते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो आप तक पहुंचती है और उससे कहीं ना कहीं आप भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए भी कुछ तगोदो करनी चाहिए ना, कुछ मेहनत करनी चाहिए। कि जिस तरह अगर हम किसी बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं या सेहत के बारे में बता रहे होते हैं बिलफ़र्ज़ कि आपने ये चीज़ें खानी है, आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, आपने फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, आपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो सिर्फ़ उसको सुनना नहीं है, उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है। आपकी सेहत हमें बड़ी अजीज़ है। हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका और हमारा ताल्लुक़ बरकरार रहेगा। आप इसी तरह हमें फ़ीडबैक देते रहेंगे, हमें देखेंगे, हमारी मेहनत को सराहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। रोज़ाना की बुनियाद पर आके आपको यही लेक्चर ज़रूर दूंगी कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़रूर रखें। और अब आपको उस पर अमल दरामद करना है, मानना है नहीं मानना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाती रहूँगी। खैर मैं अभी ज़्यादा नहीं बात करूँगी क्योंकि डॉक्टर्स को बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और फिर ही शायद आप लोगों को इल्म हो कि जो है ना सेहत कितनी एक अच्छी चीज़ है, तो उसके ऊपर उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। जनाब बच्चों में हाथ और पाँव का टेढ़ापन एक आम मसला है जो अक्सर वालिदैन को परेशान भी कर देता है और इसकी मुतअद्दिद वजूहात भी हो सकती हैं। बाज़ बच्चों में पैदाइशी तौर पर हड्डियों की साख्त में मामूली फ़र्क होता है जिसके बायस चलना शुरू करते वक्त उनका पाँव या तो अंदर या बाहर को मुड़ जाते हैं। अब ऐसे बच्चे रैकेट्स जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जिनसे उनकी टांगें मज़ीद उनमें जो है मुड़ाव पैदा हो जाता है। अब कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं। आम तौर पर जो हमें पता चलता है, स्टडीज़ ये साइंस बताती है कि 12 से 18 माह तक चलना शुरू कर देते हैं बच्चे। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे 18 माह के बाद भी अपना कदम उठाते हुए ताख़ीर करते हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है और बच्चों में हाथ पाँव का टेढ़ापन होना ये क्या है और इसका हल क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर हमने आज बात करनी है आज के सेगमेंट में। और डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शाहिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो है HOD पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक वार्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये जो हाथ पैरों का टेढ़ापन होना बच्चों में ख़ास तौर पर ये कौन सी बीमारी है और क्यों होती है ये बीमारी? बच्चों में जो पाँव टेढ़े हो जाते हैं हम उसको क्लब फुट कहते हैं। क्लब फुट okay. उसका नाम। ये अमूमन जो है इसकी 80 to 90% तो काज का पता नहीं है, इडियोपैथिक होती है। okay. कुछ थीरीज़ पेश की जाती हैं, उसमें ये होता है कि बाज़ कात इंट्रा यूट्राइन क्राउडिंग हो जाती है, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है, तो बच्चे को मूवमेंट का मौका कम मिलता है, तो ये वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात अगर यूट्रस के अंदर फाइब्राइड है उसमें ये मसले मसाइल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे पानी कम हो जाता है जिसको ओलिगोहाइड्रोमेनास कहते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। ये जो बीमारी है ये फैमिली में भी चलती है, अगर पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को भी हो सकती है, यानी इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। और इवन ये जो है सिबलिंग्स में भी होती है, तो एक थीरी क्रोमोसोमल भी है कि क्रोमोसोम में ही और जेनेटिक्स में ये चलती है। बाज़ का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से जो मसल हैं वो फुली डेवलप नहीं होते, तो ये भी वजह हो सकती है। और एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि जो वेस्कुलर सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से ये टेढ़ापन हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपके तवसत से एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि इसमें या तो फादर इन्वॉल्व है, उसको कोई प्रॉब्लम है, या मदर का कोई इशू है,
या वो कहते हैं जी कोई जिन भूत है या कोई साया है, इस तरह का कोई मसला नहीं कहते हैं जी किसी ने जादू कर दिया हाँ, है तो बच्चा इस तरह का पैदा हो गया। इसमें कोई जादू का इशू नहीं है, कोई साय का मसला नहीं है, ये एक जेन्युइन बीमारी है। अच्छा। उसकी मुख्तलिफ थीरीज पेश की जाती हैं। ठीक है। तो ये और ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर साहब ने भी आपको बता दिए कि इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये फैक्टर जो है ये देखने को मिल सकता है। अच्छा, जो पैदाइशी तौर पर टेढ़ेपन का शिकार होते हैं बच्चे, जिनकी हड्डियां या हाथ और पैर टेढ़े होते हैं, वो और जो पैदा होने के बाद भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उनकी हड्डियां वो टेढ़ेपन का शिकार हो जाएं या फिर वो क्लब फुट का शिकार हो जाएं पैदाइश के बाद, या पैदाइशी तौर पर ही ये होता है? ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ क्लब फुट, ये तो पैदाइशी टेढ़ा होता है, ये पैदा होते हैं बच्चे, पैदा तो ये होते उसके साथ ही, इसलिए इसको कहते हैं कंजेनिटल। कंजेनिटल, ठीक पैदा है। होते ही पाँव टेढ़े होते हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं कि बाद में भी पाँव टेढ़े हो सकते हैं। और इसी तरह जो आप कह रही हैं टेढ़ापन, हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती, जैसे एक बीमारी आपने मेंशन भी किया, रिकेट्स, तो उसमें भी एक मेटाबॉलिक बीमारी है, इसमें जो है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें भी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, ये बाद में भी हो जाती हैं। एक बीमारी और है, उसमें क्या होता है कि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो बार बार टूटती रहती हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो वो टूटती हैं और फिर जुड़ जाती हैं खुद से ही। मतलब वो हम जब उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको प्लास्टर लगा देते हैं, तो वो फिर जुड़ जाती है ना, तो वो फिर मेल यूनाइटेड जुड़ती हैं, तो उससे भी टेढ़ापन आ जाता है। ओके। और ये जो रैकेट्स वाली और ये जो आपने दूसरे वाली बीमारी बताई है, ये पैदाइश के बाद वाली बीमारियां हैं? जी, ये बाद में डेवलप होती हैं। ठीक है। जो क्लब फुट है वो पैदाइशी तौर पर आपको हो सकता है। तो जो पैदाइशी तौर पर जो क्लब फुट के पेशेंट्स होते हैं बच्चे, उनका क्या फिर ट्रीटमेंट होता है? उनको किस तरह किया जा सकता है? क्या वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह दोबारा चल सकते हैं क्या ज़िंदगी में? जी, ये जो क्लब फुट है इसका इलाज तो अब बड़ा आसान है। अच्छा। एक डॉक्टर थे पोंसेटी, उन्होंने इसका इलाज जो है वो इन्वेंट किया। वो प्लास्टर से इलाज होता है, जो ही बच्चा पैदा होता है वो उसको प्लास्टर लगना शुरू हो जाता है। एक ख़ास टेक्निक होती है, उसके ज़रिए इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट को हम एड्रेस करते हैं। हफ्ते हफ्ते के वक्फे से हम प्लास्टर लगाते हैं। यूजुअली आफ्टर 3 और 4 कास्ट उसका पाँव जो है वो सीधा हो जाता है। आखिरी एक पाँव का हिस्सा होता है, डिफॉर्मिटी रह जाती है, उसको इक्वाइनस कहते हैं। तो छोटा सा कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद वो पाँव फिर बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो यानी इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, उसके 2 फेजेस होती हैं। एक फेज़ ये होती है कि डॉक्टर जो है वो प्लास्टर लगा के पाँव को सीधा कर देता है। दूसरी फेज़ होती है, उसको मेंटेन रखना होता है। अब वो मेंटेन कैसे रखा जाता है? वो एक ख़ास शूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं डीबी शूज़। वो बच्चा पहनता है और वो 4 साल तक पहनने होते हैं। 4 साल तक वो पहन के रखता है, तो पाँव उसके ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसमें यह है कि टाइम पे आना चाहिए, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएं हर हफ्ते आना पड़ता है। और फिर शूज़ की जो है ना वो कंप्लायंस बड़ी ज़रूरी है, वक्त पर और जिस जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से वो शूज़ पहनते रहें, तो ये काबिले इलाज है, कोई मसला ही नहीं। और ये क्या जब बच्चा पैदा होता है तभी से ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है? जी, इसमें अब न्यूबॉर्न बेबी के साथ ही ये मतलब जो इन्फेंट है उसके साथ ही ये ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है? इसमें पहले दिन से इलाज स्टार्ट होना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। और ये कितने साल तक चलता है? ये जो उसकी जो करेक्शन फेज है ना, ये तो तकरीबन 2 महीने में सही हो जाता है। लेकिन हर हफ्ते प्लास्टर लगना है। अगर उसको 5-6 प्लास्टर लगे हैं तो 5-6 हफ्ते हो गए। और जो आखिरी कास्ट होती है जिसमें हम वो छोटा सा कट लगाते हैं, उसको टेनोटमी कहते हैं। उसके बाद जो कास्ट लगती है वो 3 वीक्स के लिए होती है। तो 2 मंथ्स में पाँव सीधा हो गया। उसके बाद उसको सीधा रखना है शूज से रखना, वो शूज 4 साल तक पहनने होते हैं, और वो कंटिन्यूअसली उस बच्चे ने पहनने। उसमें भी 2 फेजेस होती हैं। अच्छा। जो पहली फेज है वो 3 महीने की होती है, उसमें 24 आवर पहन के रखने होते हैं। 24 आवर्स, इवन दो के बच्चे ने सोना है तब भी उसने पहन के सोना है, वो भी पहन के रखना है। और वो जब 3 मंथ्स गुजर जाएंगे तो फिर वो जो शूज हैं वो नाइट में पहनने हैं। वो शूज ऐसे हैं जैसे आम बच्चे के शूज हैं। वो यूज टू हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसको नींद ही नहीं आती जब तक वो शूज़ ना पहनाए जाएं।
इतने वो Okay. अडेप्टेशन हो used to जाती हो जाता है ना वो जी। बच्चा, मतलब आप 24 घंटे एक चीज़ पहने और 3 महीने के लिए आपने वो चीज़ करनी है तो आपको आदत हो जाती है। अच्छा, ऐसे बच्चों में जो क्लब फुट का शिकार होते हैं बच्चे, इनमें विटामिन्स की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, इनकी भी कमी होने की वजह से ये सिचुएशन वर्सन हो सकती है? यूजुअली जो है इनमें ये इशू नहीं होते, वो अच्छा। एक सेपरेट डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। वो इनमें भी हो सकती है, लेकिन उसका इसके साथ कोई इतना कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, वो इसके साथ, लेकिन ऐसा है कि अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से भी बच्चे टेढ़ेपन का शिकार या हड्डियों का कोई नहीं, मसला हो सकता है पैदाइश के बाद? वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो हाँ जी। रिकट्स होता है ना, जी। उसमें यही विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें बोन जो है ना उनमें टेढ़ापन आ जाता है। ओके। उसमें पाँव का इतना इशू नहीं होता, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ओके। तो उसमें फिर हम वो विटामिन डी और कैल्शियम देते हैं, तो वो मेडिसिन से वो हड्डियाँ सीधी हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो दूसरे वाला प्रॉब्लम है, क्लब फुट का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। तो ये अगर एक बच्चे को है तो ये और भी बच्चों को हो सकता है फैमिली में? ये अगर पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों में हो सकता है, या उनके एक बच्चे को हुआ है तो दूसरे बच्चे को भी हो सकता है, सिबलिंग्स में भी ये चल सकता है। तो इसके एक जेनेटिक थ्योरी भी है कि ये जीन्स में जो है वो फैमिली में रन करता है। ठीक है। और ये 4 साल तक इसका ट्रीटमेंट चाहिए। और यूजुअली लोग जब आते हैं, पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से रीअक्रेंस दोबारा हो जाती है क्लब फुट की? सबसे जो बड़ी गलती होती है जिसको हम कहते हैं कि पुअर कंप्लायंस होती है, वो शूज़ नहीं पहनते। ओके। वो जब हम पाँव को सीधा करके दे देते हैं उनको और उन्हें समझा देते हैं, इसमें काउंसलिंग जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर को चाहिए कि जब वो इलाज कर रहा है क्लब फुट का, तो सबसे पहले तो वो बैठ के ना एक काउंसलिंग सेशन करे, उसमें ये दोनों फेजेस जो हैं वो पेरेंट्स को समझाए कि एक इसकी करेक्शन फेज़ है, वो हमने करनी है, डॉक्टर ने करनी है, प्लास्टर से करनी है और वो बड़ी आसान है। अच्छा। लेकिन जो इसकी मेंटेनेंस फेज़ है वो आपने करनी है, वो शूज़ से करनी है, वो है तो वो भी आसान, लेकिन वो लंबी है क्योंकि 4 साल तक चलनी है। वो होता ये है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब शूज़ पहनाते हैं और पाँव सीधे होते हैं तो वो कहते हैं पाँव तो सीधे हैं, अब शूज़ पहनाने की क्या ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर ने ऐसे कह दिया होगा, तो इसलिए वो शूज़ पहनाना छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देते हैं तो पाँव जो है की टेंडेंसी है कि वो जो बीमारी उनकी वो तो 4 साल तक रहती है, तो वो फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाते हैं। और फिर जब वो उसी पोजीशन में आते हैं तो फिर अगर वो डिले करें ट्रीटमेंट में, आई बड़ी देर के बाद, तो फिर वो रिजिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो फिर जब वो हमारे पास आते हैं हम फिर उनको कहते हैं कि इसको प्लास्टर लगा कर फिर दोबारा सीधा करते हैं, फिर हम प्लास्टर लगाते हैं और फिर उसको सीधा कर देते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज है पेरेंट्स के लिए वो ये है कि वो शूज़ पहनने में जो है ना वो कोताही ना करें। शूज़ बड़े फ्रेंडली होते हैं और बच्चा जो है उसको अडॉप्ट कर लेता, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। और ये जो उनका कंसेप्ट है कि आप पाँव सीधे हो गए हैं लिहाजा अब हम शूज़ छोड़ भी दें तो ये सीधे रहेंगे, तो ऐसा नहीं ये रॉन्ग कंसेप्ट है। ये शूज़ ही उसको सीधा रख रहे हैं। मतलब वो 4 साल तक आपने उस बच्चे को शूज़ पहना के रखने हैं। ठीक है जनाब, ये क्लब फुट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के अंदर ये बीमारी पाई जाती है तो इसका जल्द से जल्द अगर आप इलाज शुरू करवा लेते हैं तो 4 साल तक बच्चा जो है वो इस इलाज के थ्रू बेहतर कंडीशन में आ जाता है और उसके बाद वो नॉर्मल वॉकिंग करने के काबिल भी हो जाता है। और अगर आप तब निगलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, फिर आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये बीमारी क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, ट्रीटमेंट क्या है? पाकिस्तान में इसका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उस पर हमने बात की। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर बात की है आपने। अब ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कुछ घरदारी के हवाले से, घर के हवाले से। हम यूजुअली आपको बता रहे होते हैं कि आपने अपने आप को किस तरह असेंबल करके रखना है, यहाँ पर गुड लुकिंग नज़र आना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा ड्रेसअप होना है। ये तब जाके सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आपका बैकग्राउंड का मतलब आपका घर, अगर आपका घर अच्छा है, आपने उसको खूबसूरत रखा हुआ है, साफ़ सफाई का ख़याल रखा हुआ है, आपने उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है ना, तो वो ख़ातून अपने आप को भी अच्छे तरीके से मैनेज करती है। उसको पता होता है कि उसने वेल ड्रेस किस तरह रहना है, किस तरह उसने जाके लोगों से मिलना है, उसने अपने बाकी काम किस तरह सर अंजाम देने हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है और सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे होते हैं बहुत सी ख़वातीन, और मैं देखती भी हूँ, वो बता भी रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे उनको कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप इतना तैयार होके कैसे किचन में आ जाती हैं और कैसे इतने इतने खाने बना रही होती हैं। आप लोगों ने भी शायद वो वीडियोस देखी हों कि बड़ी खूबसूरत से उन्होंने कपड़े लिबास पहने हुए होते हैं, रेडी हुई हुई होती हैं, वेल ड्रेस्ड होती हैं और वो खाने बना रही होती हैं। सिर्फ एक डिश नहीं बना रही होती, वो काफ़ी डिशेस बना रही होती हैं और वो साथ अपना पूरा घर मैनेज कर रही होती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी ख़वातीन मिलती हैं हमें, और इवन दो कि बाहर के ममालिक में भी, क्योंकि वहाँ पर हेल्पर्स आप नहीं रख सकते हैं। आपने A to Z काम अपना खुद करना है, आपने अपनी फैमिली को संभालना है, आपने अपने घर को संभालना है, आपने इवन दो कि अगर आप जॉब कर रही हैं तो आपने वो भी करनी है, तो आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिविलेज ये होती है कि हम हेल्पर्स रख लेते हैं, हम घर में काम वाली बाकी चीज़ों को हैंडल करने के लिए उनकी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन बाहर नहीं है। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? ख़ुद को तो आपने करना ही, लेकिन घर में किचन को, बाकी चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, एक प्रोफेशनल वुमेन होते हुए काम अगर आप कर रही हैं तब भी, उसके लिए आज टिप एंड ट्रिक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं और उस पर बात करने के लिए समन असद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनसे बात करते हैं। समन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र, थैंक यू सो मच। समन, सोशल मीडिया में ये भी मैं भी देख रही होती हूँ, और ख़ासतौर पर उन ख़वातीन जो कि बड़ी खूबसूरत सी वेल ड्रेस हो के काम भी कर रही होती हैं, अपना फैमिली भी सारी संभाल रही होती हैं और किचन भी उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया होता है, और वो इतनी ज़्यादा डिशेस बना रही होती है, एक डिश भी नहीं है। तो उनसे ये सवाल भी इवन दो कि लोग करते हैं कमेंट्स में कि आप लोग कैसे, मतलब हम तो जाते हैं और हमारा तो बुरा हालत, हमारी बुरी हालत हुई भी होती है, हम किचन में इस तरह तैयार होकर नहीं जा सकते, आप लोग तैयार होके किचन में जा रहे होते हैं। तो ये वेल ड्रेस होकर किचन में जाना या अपने आप को वेल ड्रेस रखना कितना ज़रूरी है होम मैनेजमेंट के लिए भी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज़ सबकी अपनी अपनी होती हैं, और दूसरी तरफ मुझे बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, क्योंकि खुद मैं भी घरदारी करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस वक्त वेल ड्रेस ज़्यादा होती हूँ जब मुझे पता होता है कि मेरी घर में अगर दावत है और किचन में सब कुछ मैंने पहले से मैनेज करके रखा हुआ है। और ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा लर्न की है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं रह रही हैं, उनके पास हाउस हेल्प नहीं है, वो कितने अच्छे तरीके से काम करती हैं। उनकी वीडियोज़ में मुझे अक्सर एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करने वाली, जिसमें वो कहती हैं कि मैंने एक दिन पहले ये प्रिपेयर कर ली, ठीक है, आपका माइंड फ्री हो जाता है। आपको पता होता है कि अब मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं कल खुद अपने आप को वेल ड्रेस करके तो किचन में आ जाऊंगी और फाइनल टचिंग में दे लूंगी। तो मुझे ये चीज़ वाकई बहुत इंस्पायर की कि हमारे पास इतनी हाउस हेल्प है। अब बात ये कि ये बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ ख़वातीन कितनी प्रोफेशनल हो गई हुई हैं, जॉब्स भी जा रही हैं, काम भी कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं। उनके लिए ये जो चीज़ है कि आप अपने किचन को इस तरीके से मैनेज रखें कि आपने जब काम करना है या आपके घर अचानक कोई दावत आ गई है या कोई वैसे ही सडनली आ गया है, तो आपका किचन इतना वेल मैनेज होना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं तो जो आपकी हाउस मैनेजमेंट है उनको पता हो कि ये चीज़ ऐसे असेंबल होके पड़ी हुई है, यहाँ से उठानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आप किसी के सर पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी प्रायोरिटी, आपने किचन में काम करना है, आपकी खुशी है कि आपने किचन में जाना है, और ये औरत का एक सलीका, उसकी खूबसूरती है। मुझे लगता है कि औरत जो है ना, वो अपने सलीके के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। ठीक है, आप जॉब भी कर रही हैं, आपने घर के किचन को भी मैनेज करना है, हर चीज़ वेल मैनेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप खुद अच्छे से मैनेज नहीं ना है तो जीरो हो जाता है। मतलब आपने हर चीज अच्छी बनाई हुई है, सारा कुछ है, लेकिन आप खुद मैसी हैं और आप टाइमली रेडी नहीं हुई हैं और गेस्ट आ गए हैं और अब आप कह रही हो अब मैं जाके रेडी होती हूँ, या लोगों को ये जेस्चर दे रहे कि आप आ गए, मुझे काम बहुत करना पड़ा। एग्जैक्टली, तो ये कितना बुरा जेस्चर जा
जा रहा होता है। तो मतलब आप इतना टाइम रखें, आप इस तरह मैनेज करें अपनी चीज़ों को कि आप वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लगें कि गेस्ट भी जो आए तो वो शर्मिंदा, एम्बैरस ना हो कि हमारी वजह से इनको इतना काम करना पड़ा था। उनको पता चलना चाहिए कि आप वेलकमिंग हैं, आपने बड़ी मोहब्बत से उनको बुलाया है। और ये दूसरी तरफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इतना काम किया है या करवाया है तो अब आपका अपने आप को ड्रेसअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अपनी एक वाइब होती है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं, है ना। आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप क्रिएटिव होते हैं तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, बट यूजुअली पाकिस्तान में ख़वातीन के देखे जाए ना तो थोड़े से चीज़ें अलग होती हैं, माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। कहा जाता है कि अच्छा अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम फैमिली को, चलो बच्चों को भी संभाल लेते हैं, फिर हम किचन को नहीं मैनेज कर पाते हैं, हमने काम पे भी जाना है, बाकी चीज़ें भी करनी है, तो किचन हम हाउस होल्ड जो हेल्पर है ना हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब वो जो मर्जी कर रही है, जिस तरह मर्जी उसने हमारा किचन रखा हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर हम कोई दखल अंदाजी नहीं करते बिकॉज टाइम ही नहीं होता। ठीक है, टाइम ही नहीं होता। और ये चीज़ किस तरह की जा सकती है बेहतर? देखिए, इसको बहुत शॉर्ट टाइम में इस तरीके से किया जा सकता है कि वीकेंड्स हमारे पास होते हैं, हम वर्किंग लेडीज़ हैं लेकिन हमारे पास सैटरडेज नहीं है तो संडे हमारे पास है। आप महीने के कोई 1-2 दिन रखें जिसमें आपने डीप क्लीनिंग करानी है, उस दिन आप अपनी मेड को कहें कि आप आ जाएं, मैंने आपसे डीप क्लीनिंग करानी है। और उससे अच्छी चीज़ ये कि आप हर बॉक्स के ऊपर उसका नाम लिख के, टैग लिख के उसमें आप चीज़ डाल दें। ठीक है, बजाय इसके कि आप मसाले वाली अलमारी खोलें और उसके अंदर अब आप मसाले ढूंढ रहे हैं कि नमक कहाँ पड़ा हुआ है, मिर्च कहाँ है, मसाले किधर हैं। बेहतर है आपने टैग लगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ सामने है और आप अपनी हाउस हेल्प को बताएं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे असेंबल हुई हुई है। फिर ये मैस ना करें कि आज एक जगह पे रख दी, कल दूसरी जगह चेंज कर दी। आप शुरू से चीज़ों को जो है ना मैनेज करें। इससे क्या है कि अगर आपकी हाउस हेल्प नहीं है अवेलेबल और आपको किचन में जाके काम करना पड़ रहा है तो ज़ाहिर किचन तो आपका ही है ना, आपने ही चीज़ें रखी हैं। ऐसी है ना कि वो जाती ही नहीं और उनको पता ही नहीं होता, उनकी हाउस हेल्प ना आए तो उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और मुनीबा, मैंने बहुत सारी खवातीन को ऐसे देखा है जो, चलो ये तो प्रोफेशनल खवातीन है, उनकी कोई मजबूरी हो जाती है, जो औरत सिर्फ घर ही रहती है। मैंने उन औरतों को भी देखा है कि वो किचन में नहीं जाती और उन्होंने पूरा घर अपनी हाउस हेल्प पे छोड़ा होता है। और यही वजह होती है कि कभी कभार अगर वो किचन में आती है तो उनको पता ही नहीं होता कि चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं। और फिर आपको पता है कि जो चीज और जिस हाइजीन का ख्याल घर की औरत ने रखना है, वो हाउस हेल्प नहीं कोई और नहीं रख सकता। बिल्कुल ऐसे। आपकी सेहत से उनका कोई लेना देना नहीं है। चीज़ों को मैनेज करने में घर की औरतों का बहुत रोल है। और अब तो मैं कहती हूँ कि घर की जो औरतें हैं वो आगे अपनी बेटियों को भी ट्रेन कर रही हैं। हाँ, अब तो बल्कि इस तरह के कोर्सेज शुरू हो गए हैं जिसमें लोग हाउस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वालिदैन हो गए हैं वर्किंग, बच्चियों और बच्चों को घर मैनेज करना सिखाने वाला कोई नहीं है। हमारे टाइम पर हमारी माएँ घर होती थी, वो हाउस होल्ड सारी चीजें खुद संभाली होती, तब ये हेल्पर्स का कोई कह लें कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब हम जब बचपन में सारी चीजें देख रहे होते थे, हमारी माएँ सारा खुद कर रही होती थी सारी चीजें। अब तो आपको सब्जी काटने के लिए भी हेल्प चाहिए, मिल गई है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी खातून का सलीका देखना है तो उसका किचन देखें और उसका वॉशरूम देखें। ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि वो खातून कितनी सलीकेमंद है, उसको सफाई सुथराई का ख्याल है कि नहीं है। ये सारी चीजें मतलब ये बड़े बुजुर्ग कहते थे और अब जाके समझ आती है। वो बचपन में कभी हम सुनते थे कि अच्छा किसी के घर रिश्ता लेने जाना है ना तो उसका आपने वॉशरूम देखना है, उसका किचन आपने देखना है कि उन्होंने किस तरह रखा हुआ है, या फिर किसी खातून का अगर सलीका देखना है तो आपने ये 2 चीजें देखनी है। अब वो समझ आती है कि वो क्यों बोलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक खातून ने पूरा निजाम चलाना होता है घर का। अच्छा, एक चीज से मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फील हुई कि आप लोगों के किचन में जाते हैं ना, लोगों ने अपने काउंटर्स के ऊपर मशीनरी सारी रखी होती है, ओवन भी वहीं आ गया, एयर फ्रायर भी। मैं कहती हूँ कि आप अपने किचन को इतना नीट एंड क्लीन रखें कि आपको कोई चीज़ देखने में मैसी ना लग रही हो। ठीक है, आपको काम करने में आसानी हो। आप हर जगह पे एक ही लाइन से चीज़ें नहीं रख सकते। ठीक है, अलमारियाँ किस लिए होती हैं? बेशक मैं कहती हूँ अलमारियाँ इसलिए होती है कि आप उसके अंदर चीज़ों को असेंबल करके रखें। आपने सारा कुछ बाहर ही निकाल के रखना है तो फिर आपको तो इनकी कबर्ड्स की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर चीज़ में अगर आपने मैनेजमेंट सीखनी है, प्रेजेंटेशन सीखनी है, खुदा का वास्ता है मैं कहती हूँ कि कल को आपकी बेटियों ने बहुएं बन के जाना है और सासें तो नहीं उठकर काम करती हुई आप देख रहे होते। हमारा कल्चर ही नहीं है। हम जितने मर्जी पढ़ लिख जाएं लेकिन हमने वो जो हम पीछे से सीख के आए हैं
वो जो हमारे नॉर्म्स है, हमारा कल्चर है, हमारी एक रिस्पेक्ट है जो हमने बड़ों को देनी है, वो चीज हमारी जीन्स में है, वो चीज। और ये इसको आपने पता नहीं क्या किया कि सोशल प्रेशर का नाम दे दिया है, सोसाइटी का नाम दे दिया है कि सोसाइटी का प्रेशर है कि वो कह रही है कि औरत काम करे। नहीं भाई, हमारी सासों ने, हमारे वालिदैन ने काम किया है ना, अब आपकी एज आ रही है, अब आपकी शादियां होनी है, आपने घरों में जाना है। तो मैं कहती हूँ कि वालिदैन जरा बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम करें कि बच्ची ने जब ब्याह के जाना है उसको हाउस मैनेजमेंट सिखाएं, देखें कहीं कोर्सेज हो रहे हैं, कोर्सेज में उनको डाल दें ताकि 1-2 महीने वो सीख कर जाएं, घर जाके वो अपना घर प्रॉपर तरीके से असेंबल कर सकें। अगर आप जॉब कर रहे हैं या मैं जॉब कर रही हूँ या मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैं किसी के सर पे एहसान नहीं कर रही, ये मेरी अपनी एक विल पावर है, मेरी अपनी एक चॉइस है कि मैंने काम करना है, मैंने लग्जरियस लाइफ गुजारनी है। भाई वो आपका हस्बैंड आपको अगर नहीं भी दे सक रहा, आपकी नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, तो आजकल तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग। और थोड़ा मुझे लगता है लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना हो जाए बीवी पे। अगर बीवी अपनी लग्जरियस लाइफ को पूरी करने के लिए आपके साथ साथ है, तो फिर आप हाउस हेल्प में उसके साथ साथ उसका थोड़ा बहुत साथ दे देंगे, कुछ नहीं होगा, तो बड़ा अच्छा होता है। मैं तो इस मामले में लकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मुझे लगता है सारे हस्बैंड्स को कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपने अपनी ग्रोसरी को कैसे असेंबल करके जगह पर रखना है, आपने अपने बाकी चीज़ों को, खाने पीने की या और चीज़ें कितनी है किचन की, जिनको असेंबल करके हमने रखना होता है, और ये चीज़ें ख़वातीन ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी होम मैनेजमेंट के हवाले से कि प्रोफेशनल वुमेन्स भी इन चीज़ों को कर सकती हैं टाइम के साथ साथ। तो इस पर बात करने के लिए समन असद हमारे साथ मौजूद थी। समन, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। जनाब, आपको बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के दौर में आपको पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बड़ा आसान तो बना दिया है, मगर उसके साथ साथ जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनके लिए कई चैलेंजेस भी बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पर गेमिंग और बेटिंग ऐप्स इन्होंने नौजवानों के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं और ज़हनी सुकून है, उसके ऊपर गहरा असर डालना शुरू किया हुआ है। ये ऐप्स ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया बनती है, बल्कि अक्सर औकात लगातार इनका इस्तेमाल करना, फिर आपको कि आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको लोग पैसे भेज रहे हैं, उसकी आपको एडिक्शन हो जाती है और जज्बाती दबाव पैदा करने का बाइस भी ये बन रही होती हैं। अब हमारे यंगस्टर जो अपनी नशोनुमा के उस हसास मराहिल से गुज़र रहे होते हैं, इन ऐप्स के असरात से उनकी नींद मुतासर होती है, उनका फोकस नहीं रहता, वो अपनी तालीम के ऊपर सही तरह फोकस नहीं कर पा रहे होते और जज्बाती जो इस्तेहकाम है वो भी मुतासर होता है। तो आज के सेगमेंट का हमारा मकसद ये समझना है कि गेमिंग और बेटिंग ऐप्स जो है ये किस तरह हमारे नौजवानों के दिमागी सुकून और ज़हनी सेहत के लिए ख़तरा बन रही है और हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है जो कि हमें करने चाहिए जो इस ख़तरे को कम कर सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, आजकल आपको भी पता है सोशल मीडिया पर कितनी ज़्यादा ये चीज़ें भी चल रही हैं, फिर ये डक्की बाय वाला सीन भी हुआ और भी इतने बच्चे जो इस तरह की ऐप्स का शिकार हो रहे होते हैं। जी कहा जाता है ये ऐप है, इसके ऊपर आपने गेम्स खेलनी है और उससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उससे आपको पैसे मिलेंगे और आपने कुछ भी नहीं करना। मतलब ये इतना सा आपने फ़ोन में गेम खेलनी और आपको पैसे मिलने। ये जो चीज़ें होती है ये हमारे दिमाग को किस तरह मुतासर करती है? बहुत इम्पॉर्टेंट मुनीबा आपने सवाल पूछा है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल जो है ये तो बच्चों के एक्सेस से आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उसमें जो एक इशू है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी आप सिर्फ गेम्स प्ले करते हैं एंड यू आर लाइक आप अर्निंग, इवन बच्चे क्या, मुझे खुद भी इस तरह की इनवाइट्स आ रहे होते हैं कि अच्छा आप ये गेम खेलें उससे आपको जो है ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने खेली तो नहीं? इतना टाइम आपने कहा मैं चेक करती हूँ आते हैं कि नहीं आते। ये वैसे करना तो चाहिए था लेकिन ये मैंने किया नहीं, कि बिल्कुल भी ये इसका इतना टाइम नहीं होता। लेकिन क्योंकि बच्चे जो हमारे होते हैं वो ग्रोइंग एज के अंदर होते हैं, अब पैसे जो है ना वो उनको बड़ा अट्रैक्टिव चीज लगते हैं वो चीजें, बिल्कुल। और अब गेम उनकी एक और चीज है, क्योंकि ये उनकी डिस्ट्रैक्शन है या उनका एक गुड टाइम है, क्वालिटी टाइम है अपने साथ, जब वो गेम करेंगे और साथ में अगर पैसे मिले तो क्या ही बात है। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि अपने जो उनका अपना एक फ़ायदा है उसके लिए जो है बच्चों के जो मासूम जहन होते हैं, क्योंकि आप उनको जिस तरफ लगाएंगे वो उस तरफ लग जाएंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत अर्ली एज में
पैसे कमाने का शौक बन जाता है या पैसे हासिल करने का शौक बन जाता है, तो वो तालीम से उतना ज़्यादा जो है वो उस तरफ नहीं जाते, वो फिर दूसरी तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। सो बच्चे जो हैं वो इस एज के ऊपर अगर ऐप्स के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं और उसमें गेमिंग वगैरह भी है, गेम इज़ रियली गुड, गेम बहुत अच्छी चीज़ है, गेम अच्छी चीज़ है, फिजिकल हो मेंटल हो, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपका गेमिंग जो है वो आपकी इस तरह की हैबिट बन रहा है कि उससे आपको गैम्बलिंग की तरफ आप जा रहे हैं, उससे आपको मसलसल पैसे मिलते जा रहे हैं, देन अगर आप जो है 24 घंटे उसके अंदर ही बैठे हुए हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, तो फिर ये खराब चीज़ है। क्योंकि गेम देखें, जब आप गेम करते हैं ना तो आपकी, अगर आप फिजिकल गेम कर रहे हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, अगर आप जो है वो मेंटल गेम कर रहे होते हैं तो उससे आपकी मेंटल एबिलिटीज जो है बढ़ती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुनीबा, मैं एक बहुत दिल खराश वाक़या यहाँ पे शेयर करूँगी। कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में ना एक लड़का आया, who was just 18 और 19, हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकते, हॉस्पिटल में वो लड़का है एमरजेंसी में, वो लड़का आया और 18 और 16 था, और उसके पोजेस भला क्या थे, वो यूं कर रहा था। अच्छा, अब ये हम सबको पता है कि ये क्या है, ये वो जो एक गेम बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस अपनी हालत में था, बिल्कुल ऑल्टर्ड स्टेट में था। 18-19 साल बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल ऑल्टर्ड स्टेट में। और इवन आई हैव द वीडियो, अगर हम उसको दिखाना भी चाहेंगे वी कैन शो दैट विद द फेस के कवर्ड हो जाए, तो वो यू वोंट बिलीव कि वो देख के ना आपका दिल फटने को आ गया कि ये हाल हो गया हमारी नई जनरेशन का गेमिंग की वजह से। बहुत सारे बच्चे जो कि गेम्स में पड़े रहते हैं और फिर वो गेम्स हमें पता भी नहीं है उनसे कौन सी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, इतना वायलेंस देख रहे होते बिल्कुल हैं ना, मैं इवन जब गेम के अंदर मैं देखती हूँ बच्चों ने इवन जो कार्टून्स वगैरह लगाए हैं, इवन जो पजल्स लगाए होते हैं, उसमें भी वो जो स्टेजिंग वाली गेम्स होती हैं उनका कोई यूज नहीं होता, कुछ भी कोई पर्पस नहीं होता। यस, अगर आप पजल्स कर रहे हैं फाइन, अगर आप मिसिंग प्लेसेस को कवर कर रहे हैं, यस, अगर स्पेलिंग्स कंप्लीट कर रहे हैं, वेरी गुड, ये चीज़ें आपकी दिमाग की एबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर जिसमें एक शहजादा आ रहा है, शहजादी के पीछे भागा जा रहा है, उसको उसने कैद से निकालना है, व्हाट इज़ दिस? और ये बहुत सारी गेम्स जो हैं ये आप देखते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को एक बड़ा स्ट्रिक्ट चेक इसके ऊपर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इवन आपके घर में आपकी टीवी के ऊपर भी इस तरह के गेम्स या प्रोग्राम्स सोशल मीडिया के चल रहे हैं और आप बच्चों को दिखा रहे हैं, तो यू आर रुइनिंग देयर मेंटल हेल्थ। बट ज़्यादातर तो हमारे बच्चे वायलेंस वाली गेम्स एग्जैक्टली, ये मुझे इस गेम का नाम पबजी, यस, पबजी जो है वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है फॉर पीपल, नॉट फॉर इवन, मैंने बच्चे जो हैं 6-7 साल के बच्चे जो हैं वो भी इसमें इसके एडिक्टेड हैं, एग्जैक्टली। और इसके अलावा मैंने 40-45 साल के मर्द को और औरतों को भी इसमें इन्वॉल्व देखा है। सो दिस इज़ दैट एडिक्टिव एक्चुअली, क्योंकि उसमें भी आपकी स्टेजिंग होती है, आप आगे से आगे जो है पॉइंट्स ले रहे होते हैं और आगे जा रहे होते हैं। और इवन अब तो मैंने सुना है शायद कहीं इसके कॉम्पिटिशन्स भी होना शुरू हुए हैं पबजी के जो है। सो गेम्स को, कुछ ऐसी गेम्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो, और फिर आप उसको एज प्रोफेशन अपना लें, एंड देन जो है आप उसमें कंपटीशंस में चले जाएं, उसका कोई ना कोई एक चैंपियनशिप हो रही है तो फाइन, वो एक चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आपकी गेम बड़ी अर्ली एज के ऊपर बच्चे के लिए सिर्फ पैसा कमाने वाली चीज़ हो गई है, टाइम स्पेंड करने में, तो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बुरी डिस्टर्ब हो। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये जितनी भी ऐप्स हैं, ये जो गेमिंग ऐप्स हैं, फिर बेट भी लगाई जाती है इन गेम्स के ऊपर, इसकी वजह से ना हमारे बच्चों के अंदर, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ना जो रिस्क लेने का एलिमेंट है ना वो भी बढ़ता जा रहा है। रिस्क लेने का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, एंड और वो रिस्क ऐसा नहीं है जो कि एक प्रोडक्टिव रिस्क है, वो प्रोडक्टिव वाला नहीं है, वो नेगेटिव रिस्क की तरफ जा रहे हैं, शॉर्टकट्स वाला रिस्क है। एंड देन जो है एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एग्रेशन बढ़ने के साथ साथ वॉयलेंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हुई है लोगों की, क्योंकि बच्चे जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी वीडियोस वो देखते हैं, जो भी गेमिंग वो करते हैं, उनकी ज़ुबान वही बन जाती है, यानी जो लैंग्वेज कम्युनिकेटिव होती हैं चीज़ें, तो वो वही लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली इफेक्टिंग देयर कि जी एक चीज़ इफेक्ट हो रही है, उनकी सारी चीज़ें, एंड देन आप देखिए उनका सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप गेम पे बैठे हो, आप घंटों, इवन मैंने देखा है बच्चे जो है 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठे हों मोबाइल पे, आप उनको ना मना करें वो नहीं मना होंगे, वो कभी नहीं मना होते, क्योंकि उनके लिए वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है और इतनी ज़्यादा उस तरह की है कि आप उसको नहीं छोड़ सकते। बट देन अगेन बच्चे हैं,
ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चूज कर रहे हैं उसको देने के लिए, आपने ही उसको चलाना है। और उसके साथ साथ बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आईसाइट वीक हो रही है, ऑफ कोर्स ये मसल्स जो हैं कमर के मसल्स वीक हो रहे हैं, स्टिफ रहते हैं, वीक हो रहे हैं, और बच्चों का खाना पीना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप 8 घंटे गेम्स पे लगे हो, आपने खाना तो नहीं खाना। एंड लिटरली दिस इज़ नॉट जस्ट टू से, ये मैं एग्जाम्पल्स कोट कर सकती हूँ कि बच्चे को आप 8 घंटे मोबाइल दे के बिठा दें, अगर वो चूं चुड़ा कर जाए, अगर वो बॉदर कर जाए, कुछ कभी भी नहीं करेगा। वो बच्चे, वो पता ही नहीं चलता अच्छा वो बच्चा घर पे है भी है कि नहीं। हाँ, वो लगा रहेगा until unless you interrupt, और जब आप इंटरप्ट करेंगे तो आगे से क्यों कर रही हैं, मैंने क्या कहा है, मैं तो ये देख ही रहा हूँ, मैं चुप करके मतलब दिस ऐसे ही है, ये हमारी लैंग्वेज बन गई हुई है। सो पेरेंट्स देन अगेन मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, मगर ये जिम्मेदारियाँ भी आपकी ही हैं, क्योंकि बच्चा आपका प्रोडक्ट है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे, इवन मुझे याद है मेरे पास एक केस आया, उसमें एक बच्ची ने कहा कि वो स्टोरीज जो होती हैं वो भी बहुत एडिक्टिव होती हैं, और उसके ऊपर भी समटाइम्स स्टोरीज को क्लिक करने के ऊपर भी आपको पैसे मिल रहे होते हैं। सही है। उस बच्ची ने वो स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दी एंड शी स्टार्टेड कटिंग हरसेल्फ, क्योंकि उसमें था वो सारा कुछ, उस स्टोरी में वो सारा कुछ था। तो वो ये यंग बच्ची, मैं 12-13 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ, ये तो ये इतना कॉमन हो रहा है, इतना कॉमन हो रहा है कि ये मैं समझती हूँ कि ये हम इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन में हैं, दैट वी रियली नीड टू पुट सम बैन्स ऐसी गेम्स के ऊपर जो बच्चों को वायलेंस की तरफ लेके जा रही हैं, ऐसी चीज़ों की, ऐसी इवन स्टोरीज़ और कार्टून्स जो कि बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग की बजाय, उनकी करैक्टर बिल्डिंग की बजाय उनके अंदर वायलेंस, एग्रेशन, बदतमीज़ी और उनकी कम्युनिकेशन को ख़राब करी, और इसमें कार्टून भी शामिल और बहुत से ऐसे कार्टून्स हैं जो कि और कम्युनिटीज़ को भी बिल्कुल हिट करते हैं, एग्जैक्टली रेसिज्म की तरफ आपको लेके जाते हैं, एलजीबीटी को भी कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, रेसिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कार्टून्स के थ्रू अपना मैसेज दे रहे होते हैं, जो बच्चों को तो नहीं पता है, वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल वो अडॉप्ट, बिकॉज बच्चे के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, वो उसको सेंसर नहीं कर सकता कि मेरे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रिकॉर्ड होती जा रही है, और जब वो रिकॉर्ड होती जा रही है तो ऑफ कोर्स वो कल को कहीं पे भी बैठा हुआ या किसी भी, उसकी मेंटल डेवलपमेंट वैसे ही हो रही है जो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो चीज़ों को भी वैसे ही देखता है और एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाता है। और फिर हम बाद में ये चीज़ें कहना शुरू कर देते हैं कि बच्चे में वायलेंस बहुत है, बच्चे में ड्रग यूज़ बहुत है, बच्चा जो है दूसरों के साथ जो है उतना कोऑपरेटिव नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें उसने उस मवाद से देखी हैं जो जिस पे आपने उसको मना नहीं किया या जिसके ऊपर आपने चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मेटा का बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत, इवन हम लोग भी ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं जहाँ पे हम बच्चों को, माँ बाप को ट्रेन करते हैं कि आपने बच्चे का सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, उसके पीछे आपने कौन कौन से लॉक्स लगाने हैं और किस तरह से अपने बच्चे के जो भी वो देख रहा है उसको कंट्रोल करना है। हम ट्रेन करते हैं, हम भी ट्रेन कर सकते हैं, मगर मेटा खुद भी लोगों को ट्रेन करता है, पेरेंट्स को, कि किस तरह से आप अपने बच्चे का सारा कंटेंट जो है, जो भी वो देख रहा है, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो ट्रेनिंग्स लेते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत एग्जैक्टली। और पेरेंट्स को मैं ये समझती हूँ, देखें अगर आप कहेंगे ना कि हम पुराने वाली पेरेंटिंग पे ही रहेंगे और हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप, डायनामिक्स ऑफ पेरेंटिंग, डायनामिक्स ऑफ मैरिटल रिलेशन सब चेंज हो चुका हुआ है। पुराने वाली चीजें, पुराने वाली मार धाड़, गुस्सा, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, उसने हमें इंसान बना के रखा, एग्जैक्टली, वरना हम भी कहीं भटक फिर रहे होते। लेकिन अब आप वो मार धाड़ नहीं कर सकते, वो डांट नहीं सकते, तब हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, हमें नहीं पता था ये चीजें, वैल्यूज बहुत ज्यादा थी। हाँ, सिखाया जाता था घर में कि ये चीज आपने करनी, ये चीज नहीं करनी है, तुम्हारी जरूरत कैसे है बड़े के साथ ऐसे बात करने की। एग्जैक्टली, मतलब हमें तो सिर्फ एक ऐसे आंख ही आती थी और हमें पता चल जाता था, लो जी, इसके बाद फिर मैं बताऊं कि अभी भी हमारे घर में मैं आई एम द वन जिससे सब लोग डरते हैं, हालांकि मैंने कभी कोई मार धाड़ नहीं की होगी, मैंने कभी डांटा भी नहीं होगा बच्चों को, अच्छा, लेकिन मेरा देखना बच्चों को ये बता देता है कि ये खराब हो गया। मैं भी अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ ना, तो मेरे वहाँ पे सारे भांजे भतीजी हैं, तो वो उन्हें पता होता है अब हमारी खाला आ गई है और हमारी फुफ्फो आ गई है, तो मैं थोड़ा उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस कर रही होती हूँ, बाकी सारे उनके नहीं कर रहे होते। मैं जाती हूँ ना जब, तो मेरी होती है कि अच्छा ये क्या कर रहे हो, ये क्या मुझे दिखाओ ला के, ये चीजें करो, बिकॉज़ हम इस तरह
और मैं खुद ये कर रही होती हूँ, ये यहाँ से ले रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है, तो वो कहते हैं तुम आती क्यों हो हमारे। एग्जैक्टली जब इवन मेरे नेफ्यूज और नीसेस आते हैं हमारी तरफ, तो मैं खुद बकायदा बैठ के उनके साथ मूवीज लगाती हूँ जो किड्स फोकस होती हैं, बच्चों, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, वो यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी मैं खुद बैठ के उनके साथ फिल्म्स देख रही होती हूँ, ताकि उनको पता उन्होंने देखना क्या। मगर इवन देन बच्चे इतने वो होते हैं, मैं कहती हूँ शार्प होते हैं कि फिर भी अपनी मतलब की, और उसमें मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी इनिशियल जो हमारी ट्रेनिंग है बच्चे की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली उसने क्या चीज़ें देखी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर माँ बाप का ताल्लुक, जैसे अगर मैं अभी कुछ रिकमेंडेशंस माँ बाप को ख़ास तौर पे देना चाहूँ जो कि हमारे घर में ज़रूर फॉलो की जाती हैं, हालांकि हमारी बच्चियाँ अभी 4-5 साल की हैं। तो मैंने देखा है कि मेरी बहन जो है ना वो उनको अपने साथ किचन में लगाती है। मेरी नीस को पता नहीं क्या क्या कुछ बनाना आता है जो मुझे भी ना आता हो, अच्छा उसको अपने साथ किचन में लगाएगी, अपने साथ उसको घर में मैनेज करेगी, जो स्कूल के आने के बाद ये कह लें डाइवर्ट हो गया ना उसका, वो अब उसकी साइड पे नहीं जाएगा कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मुझे फोन दे दे, मुझे फोन दे दे, और छोटी छोटी चीजें उसको सिखाते रहो, वो खुद बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे फिर, क्योंकि उनके पास अब और एक्टिविटीज हैं करने को। और फिर उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने, जब उनका टीवी का टाइम है तो फिर टीवी पे ही चीजें चल सकती हैं, मोबाइल के ऊपर नहीं आएगा कुछ भी। मोबाइल का यूज सिर्फ आधा पौना घंटा, वो भी इसलिए कि बच्चों को आप इससे दूर नहीं रख सकते, दे नीड टू नो, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि, और इसी तरह से सेम मैं कहती हूँ बाप को जो है ख़ास तौर पे ये करना चाहिए कि अपना बेटा चाहे वो 4-5 साल का, अपने साथ उसको लेके ग्रॉसरी करने जाएं, अपने साथ लेके, अगर आप अपने इवन इस तरह के दोस्तों में जा रहे हैं जहाँ पे आप उसको बिठा सकते हैं अपने साथ, तो आप लेके जाएं। अपनी मीटिंग्स में अगर आप लेके जा सकते हैं लेके जाइए, क्योंकि बच्चे की बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और बच्चा सिर्फ मोबाइल से निकल के बहुत सारी रियल वर्ल्ड की चीज़ों को जो है वो सीखता और देखता है। हम यूरोप को बहुत बुरा कहते हैं क्योंकि जी हमें लगता है कि वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो 14 साल की उम्र में बच्चे जो है काम करना शुरू कर देते हैं, और ये पॉइंट आउट हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा है कि जी हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, ये छोटे बच्चों को हम, बिल्कुल चाइल्ड लेबर एक बहुत ही संगीन चीज़ है, मगर अगर आप बच्चे की सही तरीके से नशोनुमा करना चाहते हैं, अगर बच्चे को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और सोशल इंटरेक्शंस उनकी ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप बच्चों को अपने घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ छोटे छोटे। अब बाप जो है वो अपने साथ छोटे छोटे कामों में, जो उसके काम है उसमें अपने बेटे को इन्वॉल्व, और माँ को अपने साथ जो है बच्चियों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि एक तो उन दोनों का आपस का ताल्लुक माँ बाप का वो बहुत बेहतर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और बच्चे को बच्चे के स्किल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो यही गेम्स आप अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। चलो अभी अंडा बनाना सीखते हैं, अभी ये आप गेम्स की तरह इन चीज़ों को कर जब आप ये चीज़ें करेंगे अपने बच्चों के साथ, उनको इन्वॉल्व रखेंगे इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर, तो फिर वो इस साइड पर जो इस तरह की गेमिंग एप्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर नहीं जाएंगे, उनका उधर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ये वालिदैन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखते हैं, उनके ऊपर किस तरह तवज्जो देते हैं। तो डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच कि आप आई इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पाकिस्तान में जो रवा साल सर्दी पड़ी है उसके हवाले से बात करनी है, हमने मौसमाती तब्दीलियों के हवाले से बात करनी है, और सर्दियों का मौसम आपको पता है कि कितना कम दौरानिया होता जा रहा है, और दूसरा ये कि कितनी देर बाद आया है, इस पर बात करनी है हमने। सुहेल साहब हमारे साथ, सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। और दिसंबर शुरू हो गया है, बारिशें नहीं हो रही हैं, उसके लिए क्या प्रेडिक्शन की गई है उनसे जान लेते हैं। सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब, बारिशें नहीं होनी है? नहीं नहीं, वाकई दिसंबर शुरू हो गया, बारिशें ही नहीं हो रही है, खुश्क सर्दी ने हमारी जान खा ली है। इतनी ये फ्लू, गला खराब, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है इस वजह से। अभी और आएगी, अभी और खाएगी, अभी और जान खाएगी। अच्छा, जान खाएगी, ओके। मतलब वो असल में ना ये पैटर्न अब तब्दील हो गया। देखें, नवंबर और दिसंबर ना वैसे भी साल के खुश्क तरीन महीने गर्दाने जाते हैं। इन महीनों के दौरान आप यूँ समझ लें कि 6 से 7 मिलीमीटर बारिश होती है, बहुत मतलब बहुत ही मामूली मिकदार में।
लेकिन चलें खुश्क तरीन महीनों में भी अगर इतनी मिकदार में बारिश बरस जाए तो गनीमत है। लेकिन इस मरतबा हमें वो बारिशें भी नहीं मिली कि जो बहुत ही मामूली मिकदार में बरसती रही हैं। गुज़श्ता 30 सालों का ये रिकॉर्ड बताता है कि 30 सालों के दौरान जो डाटा इकट्ठा किया महकमा मौसमियात ने, उसके मुताबिक 6 से 7 मिलीमीटर बारिश होती। अच्छा, अब ये पैटर्न असल में ना तब्दील हो रहा है, बल्कि तब्दील हो चुका है। अब जो प्री विंटर बारिशें हैं ना, हमें विंटर के बाद मिलेंगी, मतलब जब पोस्ट विंटर, हाँ पोस्ट विंटर बारिशें हो गई हैं। ये भी, इसको भी क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में ही देखा जा रहा है। जिस तरह मॉनसून का जो गढ़ हमारे पंजाब में है उसका मरकज़ तब्दील होता चला जा रहा है, वैसे ही अब प्री विंटर बारिशें भी जो हैं अब विंटर के बाद चली गई हैं। तो इसलिए नवंबर पूरे का पूरा खुश्क गुजर गया, दिसंबर की आज 11 तारीख हो गई और अभी तक इसका मतलब 2 सिस्टम्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वो मुल्क के बालाई इलाकों में एक्सपेक्टेड हैं। पंजाब में उनका असर इतना होगा कि सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसलिए फ़िलहाल तो बारिशों का पंजाब में तो इम्कान नहीं है। सो ज़हनी तौर पर भी तैयार ही रहिएगा कि अभी इसी तरह डस्ट वस्ट का जो है ना, मतलब बारिश ना होने की वजह से डस्ट कितनी ज़्यादा है, मतलब घर जाएं तो छतें गर्दो गुबार से भरी हुई हैं, टेरेस कमरों फर्नीचर के ऊपर इतनी डस्ट होती है, रोज डस्टिंग करें भी तो जी। तो आप करती हैं डस्टिंग? ओह माशाल्लाह। घर जाके काम करते हैं हम, आप ये समझते हैं हम कोई काम नहीं आप जाके करते हैं, हम करके आए हैं इसलिए सूट बूट पहन के आए ये सूट बूट है भी नहीं फिर पहना गया था, ये घर से भाभी ने काम करा के भेजे। नहीं, अच्छी बात है। मैं कहती हूँ सेल साहब के आदमियों को भी थोड़ा बहुत अपनी बीवियों के साथ हाथ बटाना चाहिए। मैं आपको तफसील बताऊं, आप हैरान हो जाएं। नहीं, अभी वो उसके ऊपर एक अलग से सेगमेंट रखेंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी जरा नहीं, अच्छी मजाक बात, लेकिन बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए। खैर, मौसम, ये जो सर्दियों का मौसम, ये हर साल कम से कम इसका दुरानिया होता जा रहा है, तो ऐसे ही होगा हर साल। अभी दिसंबर के मेरे ख्याल से शुरू में ही थोड़ी बहुत हमने सही वाली सर्दी महसूस की है। पहले जो सर्दियां होती थी ना, वो 15 अक्टूबर से हम कहते थे जी कि मौसम सरमा का मतलब जो ना आगाज हो गया है, शुरू हो गया, और ये चलता था तकरीबन मिड फरवरी तक। तो अब आज ऑलमोस्ट मिड दिसंबर हो गया है और जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अभी तक मौजूद है। और दोपहर के टाइम में जो गर्मी की शिद्दत है वो अच्छी खासी महसूस होती है। रात का जो टेम्परेचर है वो अभी तक जो मिनिमम ड्रॉप हुआ है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सर्दी की शिद्दत जो है कम हुई है माजी की निस्बत, तो शायद ऐसा कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। मतलब गुज़श्ता 30 साल का महकमा मौसमियात का डाटा ये बताता है कि जो टेम्परेचर मिनिमम रहे गुज़श्ता 30 सालों के दौरान मौसम सरमा में, वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा थे। लेकिन अभी आप ये सवाल कर सकती हैं कि अगर ऐसी ही बात है, ये मामूल के मुताबिक है, तो फिर सर्दी की शिद्दत क्यों नहीं महसूस हो रही? उसकी वजह ये है कि जब बारिश होती है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, उससे फील लाइक ज़्यादा होता है। मतलब देखें ना, जिस तरह गर्मी में हम कहते हैं जी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, लेकिन फील लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें ऐसे महसूस हो रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरह सर्दी अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी फील लाइक कम है, क्योंकि बारिश होगी, उससे एटमॉस्फेयर चेंज होगा, उससे आपको सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। तो टेम्परेचर फिलहाल मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर्स हैं उनमें भी उतार चढ़ाव फिर आएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कंटिन्यूसली हम क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में देखते हैं। हम तो कितने प्रोग्राम भी इस पे कर चुके हैं, तो इस पर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। सो अब देखते हैं कि अब अच्छा, फिर इसका एक और ये अच्छी बात है कि असल में ये हुआ कि गुज़श्ता सालों के दौरान जो स्मोक का सिलसिला रहा, उससे तो कई दिन तक सूरज ही दिखाई नहीं देता था। ठीक है ना, तो जब सूरज दिखाई नहीं देगा तो टेम्परेचर ज़्यादा सर्दी ज़्यादा महसूस होगी। तो अब तो वो पूरी तरह से मतलब दोपहर के टाइम में अपनी पूरी चमक दमक अपनी आबोताब के साथ चमक रहा होता है, तो इसलिए उसकी जो शिद्दत है ना, आपको गर्मी सी फील होती है। लेकिन टेम्परेचर्स जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। मतलब वो मॉडरेशन है, लेकिन जो तवालत है सर्दी की, जी वो कम हो गई है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो आप समझें कि अब मिड दिसंबर से आज से आप लगा लें सर्दी, और मेरे ख्याल से जनवरी के एंड तक या फरवरी के स्टार्ट में मिड तक मतलब खत्म हो जानी है सर्दी। हालांकि इसका 4.5 महीने तक इसका होता था, दुरानिया होता था। तो अब कम हो के 2 महीने समझ लें कि कमोबेश इसमें से
निकल गए हैं। और वो वाली सर्दी नहीं है कि जो बहुत ठिठुरती हुई सर्दी होती थी और हमने कोट्स के ऊपर भी वो जैकेट्स और पता नहीं क्या क्या 3-4 लेयर्स पहनी होती थी। अब तो अच्छा, वो ये आइडिया ही नहीं है देखें, कि कर ग्लोबल सकते हैं। वार्मिंग का जो हाँ। इशू है ना, उसके बायस हम ये कह सकते हैं, ये बात आपकी ठीक है कि जब हम मतलब बचपन या लड़कपन में जब जो सर्दी देखते रहे, मतलब एक तो उसकी वजह ये थी कि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के सराउंडिंग में तो खेत ही खेत हुआ करते थे, मतलब हम जहाँ रहते थे उस वहाँ भी खेत ही खेत थे सारे। तो सुबह के टाइम कभी बाहर जाते थे तो वो जो पगडंडी होती थी खेतों की, उसके ऊपर ना सफ़ेद रंग का कोरा सा जमा होता था, उसको पंजाबी में कोरा कहते हैं। अच्छा। ये नहीं, आप समझ लें कि वो बर्फ़ की एक मामूली शक्ल है, मतलब इतनी ठंडक होती थी कि वो पगडंडियों पे कोरा आपको साफ नज़र आता था। और जब पूरा ये सर्दी की पीक होती थी तो वो मामूल की बात होती थी। अच्छा। तो कई बार हो मतलब हमने उसको ऑब्ज़र्व भी किया। अब एक तो मतलब लाहौर में आप देख लेना कहाँ से ये जलो मोड़ से ठोकर तक फैल गया, इधर से कसूर तक चला गया, मुरीद के तक चले गया ना, हाउसिंग सोसाइटी सारा कुछ बन गया। तो खेत शेत वाला तो कॉन्सेप्ट जो है लाहौर में अब ख़त्म ही हो गया। अब तो एक मैंने पैकेज बनाना था एग्रीकल्चर के ऊपर, तो मुझे खेत की तलाश, तो मैं नाले की तरफ गया था, मतलब वो जलो मोड़ से आगे जाके फिर खेत ही नहीं मिल रहे थे कहीं लाहौर में। तो कहाँ मतलब एक तो अर्बनाइजेशन की वजह से आप इसको मतलब उस तनाज़र में देख सकते हैं कि बेहंगम अर्बनाइजेशन है ना, जिस तरह मर्जी मुँह उठाया वो हाउसिंग सोसाइटी कायम कर ली, लोगों को पैसे आते हैं, बेचने वालों को भी पैसे मिलते हैं, औरतों को कारोबार रह नहीं गया, तो इसी पर बस सारा करते जा रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह बारिशें कम हो रही हैं, जिस तरह आपने कहा कि जो प्री विंटर बारिशें थी वो पोस्ट विंटर बारिशें होने जा रही हैं, तो इसका अगर बारिशें कम होंगी तो फिर खुश्क साली का खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। खुश्क साली ही है ना, ये खुश्क साली इसको आप कह सकते हैं ना। अगर एक डेढ़ महीना और मतलब कम से कम दिसंबर का महीना बारिश नहीं होती, या फिर जनवरी तक ये सिलसिला चला जाता है, तो फिर इसको हम खुश्क साली का नाम दे सकते हैं ना। ड्राउट कंडीशन है ये, मतलब बारिशें अगर से कम मिकदार में होती रही हैं, लेकिन उससे इम्पैक्ट पड़ता है ना, मतलब जो फसलें हैं उनको जो भी इस सीज़न की फसलें हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। वो 1-2 बारिशें हो जाती थी, 5-7-8 मिलीमीटर बारिश बरस जाती थी, उससे उनको मतलब उसको पंजाबी में कहते हैं वतर, मतलब जो मामूली पानी लगाना होता है ना खेत को, उसको घर में जो कपड़ों पे भी लगाते हैं, हाँ उसको, हाँ मतलब वो शावर के साथ पंजाबी में कहते हैं। तो ये खेतों के लिए वतर का काम देती थी, मतलब हल्की उसको नमी चाहिए होती थी, तो ये बारिशें नमी का काम देती थी। उससे फिर पौधा जो है फसल का वो मतलब सेहतमंद होता है, उसका फल जो है वो सेहतमंद होता था। तो जब उसको ये नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर फसल का पौधा जो कमज़ोर होगा, उसको जो भी फल लगना होता है वो भी कमज़ोर होगा। तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है इससे। और सूरत हाल मतलब आप तो हमें तो समझ नहीं आती कि अब इससे किस तरह निपटा जाए। अब गवर्नमेंट तो कहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं शायद कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आता। लेकिन क्या वैसे इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है? बिकॉज ये ग्लोबल वार्मिंग है, चेंज नहीं किया जा सकता, पूरी दुनिया इसका शिकार होती जा रही है, ठीक है, चेंज नहीं तो किया जा सकता। क्या किया जा सकता जो मतलब इसके इम्पैक्ट्स को कम से कम किया जा सकता है, ठीक है ना। एक तो देखें, जिस तरह अब स्मोक का तो ऐसे लगता था कि जैसे ये मुश्किल रोग बन गया है, लेकिन अगर गुज़श्ता साल की निस्बत आप देखें तो इस साल सूरत हाल बहुत बेहतर है कि लाहौर में गुज़श्ता साल एक मौके पर तो इसका ऑस्टर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 1900 तक जा पहुंचा था। तो अभी शुक्र है कि मतलब कुछ ही दिन जो इब्तदाई आए हैं उसमें ये तकरीबन 400-450 तक गया है। उसके बाद ये 200, 250, कल 332 तक गया था ना, इस राउंड अबाउट में रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट नेक नीति के साथ चाहे, अवाम उसके साथ ताउन करें, तो फिर बहुत सूरत हाल बेहतर हो सकती है, जिस तरह स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई है। तो इसमें देखें, मैं और आप इनफरादी तौर पर कोशिश कर सकते हैं, हम जंजीर हिला सकते हैं, हम बेल दे सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं उनका। लेकिन इसमें जो बेसिक रोल होता है ना, वो गवर्नमेंट का ही होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसमें जो सबसे अहम, एक तो ये जो बेहंगम अर्बनाइजेशन है ना, इसका सिलसिला रोका जाना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी देखा गुज़श्ता इस सीज़न के दौरान जो सैलाब आए थे, तो किस तरह उन्होंने आबादियों को अफेक्ट किया, कई दिहाइयों के बाद रावी ने किस तरह अफेक्ट किया, और पता चला कि कितनी बड़ी बड़ी जो हाउसिंग स्कीम ना दरिया के बेड के अंदर ही कायम है, और वो भी कायम है, वो अभी भी कायम है, और वो कायम रहेंगी।
वो कायम रहेंगी ना, मतलब वो उसका वो हो नहीं कुछ सकता उस वक्त। फिर खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत आएगी और फिर नहीं, वो जो बड़े लोगों की सोसाइटी है उन्होंने अपने आगे बड़ी हैवी सी दीवार तामी, उन्होंने कहा अगले वाले डूबते रहें साड़ी खैर तो प्रोटेक्टेड लेयर उन्होंने प्रोटेक्टेड लेयर कायम कर ली है। तो अब ये देखें ना, अब मतलब जुल्म नहीं है कि आप दरिया की ज़मीन पे कब्जा जमा के बैठ गए और मतलब इतने बयानात उन दिनों ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, एनओसीज जो कैंसिल किए जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो तो नहीं कैंसिल हुए, दीवारें बन गई है। सो ये चीज़ें होती हैं कि हमें ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है ना, हमें और बड़े काम है, मतलब किस तरह अपना दुआम देना है अपने। खैर, हम पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीलियां थी उसके ऊपर बात कर रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।